नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं सतीश कुमार। बिहार खत्म, अब बंगाल शुरू। देश में 12 महीने चलने वाले चुनावी त्योहार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज होने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि ममता घुसपैठियों के वोट से जीतना चाहती है। पीएम ने कहा कि बिहार की तरह बीजेपी बंगाल भी जीतने जा रही है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। घुसपैठियों की समस्या पर सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल अलग अलग है। पश्चिम बंगाल में चुनावी कड़वाहट चरम पर पहुंचने की आशंका है। ऐसे में सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था महाजंगल राज वाली स्थिति में है? बिहार में जो फॉर्मूला चल गया, क्या वही पश्चिम बंगाल में दीदी के सामने चल पाएगा? क्या ममता बनर्जी वोट के लिए घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार ने जंगल राज को एक स्वर से नकार दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। जल्दी से अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। संजय शर्मा प्रवक्ता टीएमसी के। अबू शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के। कुमार प्रवेश नेता है सीपीआई एमएल के। शादाब चौहान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, एआईएमआईएम के नेता। मैं शुरुआत प्रदीप भंडारी जी आप भी से करना चाहूंगा। क्या बिहार वाला ये जंगल राज वाला मॉडल जो आपके चुनावी जीत में जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया, क्या आपको लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में हिट होगा जैसे बिहार में हुआ? देखिए प्रत्युष जी, जो मैं आपसे इस वक्त डिबेट कर रहा हूँ, ये बंगाल में बैठकर डिबेट कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने से मैं और तमाम कार्यकर्ता बंगाल के अंदर प्रवास कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि जमीन पर लोगों में भयानक एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के महाजंगल राज के खिलाफ है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला। और एक उदाहरण के तहत करूंगा। आज ही सुबह अखबार के अंदर एक रिपोर्ट प्लेस हुई है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिए एक एक कर थाने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से एसआईआर शुरू हुई है, बोल रहे हैं कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मुझे जो है पकड़ लो, अभी तक मैं फर्जी वोट दे रहा था, अब एसआईआर के बाद में फर्जी वोट नहीं दे पाऊंगा। दूसरा, आज ही के दिन में मुर्शिदाबाद में एक आदिवासी महिला को जिस तरीके से जलाया गया और उस आदिवासी महिला को जलाने वाले और उनके साथ दुष्कर्म करने वाला कोई नहीं, तृणमूल कांग्रेस का खुद का नेता था। ये रही आज की रिपोर्ट। तो बंगाल में भले एक आदिवासी महिला हो, एससी महिला हो, गरीब महिला हो या कोई भी व्यक्ति हो, आज वो बंगाल में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस का महाजंगल राज वाला सिंडिकेट चल रहा है, जिसमें ममता बनर्जी और उसके समर्थित गुंडे बंगाल के मां माटी मनुष्य के खिलाफ अत्याचार और महागुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसीलिए एक डेटा पॉइंट आपको देना चाहता हूं, बंगाल में देश में सबसे ज्यादा मिसिंग महिलाओं की या मिसिंग बच्चों की कंप्लेन हुई है। देश में कोई दूसरा राज्य नहीं है जहां पे सबसे ज्यादा मिसिंग विमेन की अगर एफआईआर हुई है या मिसिंग महिलाओं की एफआईआर हुई है, बंगाल में सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि यहां पे सामूहिक तरीके से टीएमसी के गुंडे महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करते हैं और इन सबको समर्थन ममता बनर्जी का मिलता है। याद करिए हंसखाली रेप केस में ममता बनर्जी ने क्या बोला था, भाई वो तो प्रेग्नेंट लड़की है। आरजी कार के अंदर क्या बोला था जब रेप का इंसिडेंट हुआ था कि लड़के और लड़की जो है बाहर निकलते इसलिए रेप हो रहे हैं। पार्क स्ट्रीट के अंदर ममता बनर्जी ने क्या बोला था कि यार ये तो झूठी घटना है, फैब्रिकेटेड इंसिडेंट है। तो जब
बंगाल की मां माटी मनुष्य जान चुका है कि बंगाल के अंदर महाजंगल राज का संरक्षण टीएमसी दे रही है, तो वो जैसे बिहार के अंदर जंगल राज वालों को हटाया, ठीक उसी तरीके से ये असली बॉयरागो तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से उखाड़ के फेंकना चाहती है और उज्जवल बंगाल चाहती है बंगाल की जनता। ठीक है, मैं टीएमसी का रुख करूंगा। संजय शर्मा जी, क्या घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है बंगाल सरकार? यह बीजेपी का आरोप है। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में भी ये बात कही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी बार बार घुसपैठियों की बात करते हैं कि हम इतने निकालेंगे उतने निकालेंगे। ये निकालते नहीं है, घुसपैठियों से इनको ही ज्यादा प्रेम है। उनकी बात करके अपने वोटरों को मोबिलाइज करना, देश में एक अशांति का वातावरण तैयार करना, यह भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है। अभी प्रदीप भंडारी जी को मैं सुन रहा था, वो काफी समय से एक जगह पर हैं, इनको पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है। इनके अपने जिलाध्यक्ष के अगेंस्ट में इनके अपनी महिला विंग की टीम के सदस्यों ने एक हफ्ते पहले जो जूतम पेजार की थी, वो वाकया शायद भूल गए होंगे। ये लोग पश्चिम बंगाल को एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, नफरत की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, और बंगाल की जनता ये होने नहीं देगी। ये जिस जंगल राज की बात करते हैं, जवाब दूंगा, जंगल राज जहां जहां इनका राज्य है, वहां जंगल राज असली में जंगल राज है। और बंगाल में ये आर्टिफिशियल जंगल राज की छवि देश को दिखाना चाहते हैं। बाकी स्थिति ये है कि सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता शहर है, बंगाल की राजधानी है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात केंद्रीय एजेंसियां कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट्स कह रही है। और जहां तक प्रदीप भंडारी जी और उनकी पार्टी की बात है, आज प्रधानमंत्री जी को जहां मीटिंग करनी थी वहां प्रधानमंत्री जी पहुंच नहीं पाए। शायद इनके 4 कार्यकर्ता उस रैली में जाने को निकले थे, लेकिन उनकी रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये ऐसे नामुराद लोग हैं कि उस घटना का जिक्र तक इन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं किया। और ये ऐसे बेहया लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मारा 2021 के पोस्टपोल वायलेंस के अंदर, इन लोगों ने जाके एक-एक करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा। ये जो जंगल राज आप मत सिखाइए, आपके अंदर तो पूरी बंगाल, आप हमें डिसिप्लिन मत सिखाइए। आपका डिसिप्लिन हमने देखा कैसे फुटबॉल के इवेंट के अंदर एक मेसी को देखने के लिए पूरे बंगाल की जनता आ गई थी। वहां भी आपका महाजंगल राज चला, जहां आपके वीआईपी लोगों को मेसी को देखने को मौका मिला और जाके कॉमन को मिला। सच्चाई के साथ अरे हमें भी आग हो गया, पर झूठ मत बोलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। आप मत ज्ञान बांटिए, आप ज्ञान मत बांटिए। और ये झूठी की राजनीति आप देश को देना चाहते हैं। एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ झूठ बात ना बोलेंगे। और आप बंगाल की जनता जागरूक है, इसीलिए इस बार आपको उखाड़ फेंकेगी, इसी घमंड को तोड़ेगी, इसी घमंड को तोड़ेगी, इसी घमंड को बंगाल की जनता तोड़ेगी। कुछ बर्दाश्त कर सकती है, झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बंगाल की जनता घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बंगाल की जनता ममता बनर्जी द्वारा बर्दाश्त कर सकती। बंगाल की जनता बंगाल के अंदर स्थिति जैसे पड़ोसी मुल्क के अंदर हो रही है वैसे नहीं हो सकेगी। बंगाल को प्रदीप भंडारी जी, आप लोगों ने 2021 में भी जोर लगाया था। एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, आप लोगों ने 2021 में भी जोर लगाया था। उस वक्त भी आपने मां माटी मानुष की बात कही थी, आपने कट मनी करप्शन की बात की थी, लेकिन ममता बनर्जी उसके बाद भी हैट्रिक लगाने में कामयाब रही और 200 प्लस सीटों का ट्रेंड उन्होंने बरकरार रखा। उस वक्त भी आप कुछ नहीं कर पाए। यह अलग बात है कि 3 से बढ़कर 77 जरूर हो गए थे। प्रदीप भंडारी जी, प्रत्युष जी, बंगाल में 2016 में हमारा वोट शेयर सिंगल डिजिट में था। 2021 के अंदर हमारा वोट शेयर बढ़ के 38% हो गया। इतना बड़ा जंप कोई भी पार्टी का नहीं हुआ। तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो आपको जिसको 2021 के भ्रम में रहना रहिए, जो हमको 2021 में 10 सीट नहीं देते थे, वो इस बात पर अचंभित हो गए थे। हमारा 38% वोट शेयर है, अब तो हमें सिर्फ 6% वोट शेयर बनाने की बात है। इन्होंने बोला कि बंगाल सबसे सेफेस्ट है। डेटा एनसीआरबी का ये कहता है कि सबसे ज्यादा किडनैपिंग के मामले अगर पूरे देश में कहीं पे हैं तो बंगाल के अंदर है। डेटा ये कहता है कि सबसे कम महिलाओं के प्रति कन्विक्शन रेट अगर कहीं पे बंगाल के अंदर है। डेटा ये कहता है कि बंगाल के अंदर सबसे कम कन्विक्शन रेट 3.7%
परसेंटेज है। बंगाल की डेटा ये कहता है कि अपराध की संख्या में सबसे ज्यादा 30,000 महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराध जो है कई दर्ज हुए, तो बंगाल में दर्ज हुए। मेरे से डिबेट करना है आपको तृणमूल के प्रवक्ता, तो तथ्यों पे रहिए। अब आप बौखला गए, डिबेट का डिसिप्लिन सीखिए, डिबेट का अनुशासन सीखिए। आप अनुशासन सीखिए, घुसपैठियों को बचाने के चक्कर में यहाँ पे आप जो है वो घबरा रहे हैं और बौखला रहे हैं। सबसे ज्यादा किडनैपिंग की महिलाएं, सबसे ज्यादा बंगाल में किडनैपिंग की घटनाएं महिलाओं की हुई है तो बंगाल में हुई है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे इस तरीके का कृत्य करते हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म कहीं हुआ है तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे करते हैं। आज बंगाल में स्थिति ऐसी है कि रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे के बाद महिला घर के बाहर नहीं निकल सकती, जिसको पता है कि कोई ना कोई तृणमूल कांग्रेस का गुंडा कोई ना कोई दुष्कर्म कर सकता है। आपको ये स्थिति है आज के अंदर। अरे मुर्शिदाबाद जाइए, मालदा जाइए, आप तो वहां पे बाबरी बनाने की बात कर रहे हैं। आपके मदद एक सेकंड संजय शर्मा जी अभी आपने कहा घुसपैठियों पर, संजय शर्मा जी अभी आपने कहा कि घुसपैठियों पर बीजेपी वाले बेवजह यहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि यहां पर डिटेंशन सेंटर आखिरी सांस तक मैं बनने नहीं दूंगी? क्या आप लोगों ने मान लिया कि एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में नहीं है, सिंगल वन भी नहीं है? डिटेंशन सेंटर और घुसपैठिया दो अलग अलग बातें जी। यदि हम आंकड़ा देखें, जब से केंद्रीय गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी, अब इनको रोकिए, इन भाजपा के चप्पू को रोकिए। डिबेट में जो तथ्यों के बाद ये सुनना चाहते हैं तो तथ्यों के बाद सुने। इनके आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो बॉर्डर 600 किलोमीटर की भूमि है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की लीडर लवली खातून खुद एक बांग्लादेशी घुसपैठिया निकली है। इनके खुद की एक पंचायत की मेंबर बांग्लादेशी घुसपैठिए को पंचायत का मेंबर बनाते हैं। ये इनकी स्थिति, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को टिकट है, आज वो क्या देंगे? एक सेकंड, मैं राजीव रंजन जी आपका रुक रहा हूं। राजीव रंजन जी, क्या बंगाल में महाजंगल राज ये मुद्दा लेकर बीजेपी जो कह रही है कि इस बार भी हम बंगाल में अच्छा और पिछले बार से बेहतर नहीं बल्कि सरकार बनाएंगे, हम बंगाल जीतेंगे, क्या ये इन मुद्दों पर बंगाल में जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि अगर अपराध दर की बात करते हैं तो एनसीआरबी के आंकड़े सारे लोग हवाला देंगे कि देखिए यूपी में कितना है, हरियाणा में कितना है, दूसरे राज्यों में कितना है महिलाओं के प्रति अपराध दर। फिर बात उसकी भी होगी। जहां मुफीद लगेगा वो कहेंगे कि साहब ये देख लो, ये इनके आंकड़े क्या कह रहे हैं। जहां मुफीद नहीं लगेगा कहेंगे ये आंकड़े फर्जी हैं। राजीव रंजन जी, देखिए आंकड़ों से इतर अगर हम पश्चिम बंगाल की अराजक तस्वीर को देखें तो निसंदेह संदेश खाली और आरजीकर ये दो बड़े ऐसे उदाहरण जो पश्चिम बंगाल के अंदर भ्रष्ट अफसरशाही, अपराधियों और टीएमसी के राजनेताओं का जो संगठित गठजोड़ है उसकी ओर वो संकेत देता है। और ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे में, आंकड़े कई बार इसलिए भी दर्ज नहीं होते कि जिस तरीके का वहां आतंक है उसमें कई लोग थानों तक जाने। आप संजय शर्मा जी अभी नहीं, संजय शर्मा जी वैसा नहीं चलेगा। मैंने आपको तो नहीं संजय जी मैंने कहा आपको, मैंने संजय जी प्लीज एक एक करके बोले तो बात मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए अपनी बात। राजीव जी काफी संयम से सुन रहे थे सभी को। हाँ राजीव जी बोले। सीखनी है मर्यादा तो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं कैसी मर्यादा का पालन करते हैं वो। ठीक है तो सर उनसे बात कर लीजिएगा, मुझे बख्श दीजिए। नहीं एक सेकंड संजय जी राजीव जी काफी देर से सुन रहे थे, आप दोनों को सुन रहे थे, अब उनकी बारी उनको बोलने दें जी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट का काडर था उस पर भी जमीन कब्जे और जिस तरीके के संगठित भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे वो काडर पूरी तरह से टीएमसी में चला गया। अब वो जो चरित्र था वो उससे भी ज्यादा विकृत और विभत्स होकर के उभर करके आया है। और इस बात को ये चाहे जितना भी नकारे, सीबीआई की टीम पर जिस तरह के हमले हुए, जिस तरह से वहां केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ जो वातावरण बनाने की कोशिश की गई, लोगों को भड़काने और उकसाने, इस तरह की घटनाओं के बाद अब जनता का यकीन नहीं। और ये सच है कि पश्चिम बंगाल, मैं कोलकाता की बात कहूंगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था, जो देश की राजधानी था ब्रिटानिया हुकूमत के दौरान, आज अगर वह औद्योगिक उत्पादन से लेकर
वहां मजदूरों की बिगड़ती हुई तस्वीर अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ना आर्थिक उदारीकरण का कोई लाभ पश्चिम बंगाल को मिला, न केंद्र के द्वारा लिए गए बड़े फैसलों का लाभ बंगाल को मिला। एक जड़ता, एक पूरी तरह से ठहरी हुई तस्वीर है और इससे पश्चिम बंगाल को अगर उबरना है तो उसे निजाम बदलना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआत की और कम समय के अंदर वो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभर करके आया। हम ये कह सकते हैं कि हम गठबंधन में पश्चिम बंगाल में नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में हमारे दल के साथ और हमारे साथियों के साथ मिलकर जो शानदार प्रदर्शन किया है, वो कहीं ना कहीं वही आपको दृश्य चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में दिखेगा और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनने जा। चलिए, मैं कांग्रेस के अबू शर्मा जी हमारे साथ हैं। अबू शर्मा जी, मतलब यहां पर लड़ाई में, मेन टक्कर में या मेन पिक्चर में, मेन सीन में बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। कांग्रेस कहां चली गई सर? कांग्रेस और लेफ्ट कहां चली गई? लंबे समय तक हुकूमत किया बंगाल में, कहां है वो? 2021 में क्या थे नतीजे? सबसे पहले 28 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कलकत्ता आए थे और उस दिन आप ही का ये शो में मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को 12 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। चुनाव नतीजा आने के बाद आपका शो का पुराना वीडियो देख लेना, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिला। आप लोकसभा चुनाव की बात कर आज मैं, हाँ, लोकसभा चुनाव की। आज आपका दर्शकों को भरोसा है अबू शर्मा के प्रति और उनका भविष्यवाणी के प्रति, क्योंकि वो 12 बोला था और 12 ही आया था। तो आज मैं आपको इस आपका चैनल में मैं और एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूं। 35 से 40 सीट के ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को आए तो 26 का नतीजा आने के बाद आप हमको बुला लेना, हम आके जनता से माफी मांग लूंगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कभी भी 35 से 40 सीटें आप भविष्यवाणी कर रहे हैं बीजेपी की, तो टीएमसी टीएमसी और कांग्रेस की भी कर दीजिए। मैं वही बताना जा रहा हूं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने पश्चिम बंगाल में एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो छात्रों राजनीति से आया, शुभंकर सरकार जी को भेजा। उनके साथ अधीर का अनुभव, मार्गदर्शन और दीपा दास मुंशी का अनुभव सब लेके हम लोग बंगाल में जिस तरह से काम कर रहे, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे। ये मैं दावा के साथ आगे पीछे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने बीजेपी के बारे में तो भविष्यवाणी कर दी कि 35 से 40 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी। टीएमसी की कितनी सीट आ रही है? सरकार बंगाल में कौन बनाएगा? ये भी भविष्यवाणी कर दीजिए। मतलब आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप ये बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हम कांग्रेस की सरकार वहां बनाने जा रहे। किसकी सरकार बनेगी आप बताइए ना। मैं आपको बोलने जा रहा हूं ना। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, और जिस तरह से कितना आगे? अगर ये 40 तो आप कितने, 41 या 42? मैं आपको बता रहा हूं ना। तो मतलब आपने भी मान लिया, हथियार डाल दिए टीएमसी के सामने। कांग्रेस ने भी हथियार डाल दिए। कहां मेरा बात खत्म होने दीजिए। आपने ये कह दिया ना कि बीजेपी से थोड़ा हम आगे रहेंगे, बीजेपी से आगे, यानी कि आपने भी कह दिया कि टीएमसी में। मैं जल्दी से लेफ्ट का भी रिएक्शन ले लेता हूं। कुमार परवेश जी हमारे साथ है। कुमार परवेश जी, कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी से ज्यादा हम सीट लाएंगे और बीजेपी की सीट दे रहे हैं 35 से 40। तो क्या लेफ्ट ने भी हथियार डाल दिए हैं टीएमसी के सामने? नहीं, देखिए, अभी जो बात हो रही थी एसआईआर पर, मैं थोड़ा उस पर अपनी बात रख दूं। जी। आपने बिहार चुनाव के बारे में बहुत कुछ कहा। बिहार चुनाव में भी भाजपा ने घुसपैठिया बहुत उछाला। एसआईआर में कितने घुसपैठिया निकले? एक भी नहीं। एक भी बता दें भाजपा या जदयू के लोग, यदि उन्होंने बिहार में घुसपैठिया खोज लिया हो, और हम तो इलेक्शन कमीशन से मांगते रह गए, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, तो ये इनका बहुत पुराना आजमाया हुआ तरीका है। और बिहार में जो इन्होंने किया, अब तो पूरे देश जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है कि किस प्रकार से एसआईआर से लेकर के पैसों का खेल और फ्रॉड इस पूरे। अभी इनके जीताराम मांझी जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है और उस पर आप लोगों को चर्चा करवानी चाहिए कि यदि कैंडिडेट ने हमारा कहा होता
तो हम डीएम को फोन कर देते, 2700 वोट कौन मायने रखता है, हम उनको जीत दिलवा देते। तो बिहार में इनका पूरा फ्रॉड करके उन्होंने चुनाव जीता है। और मोदी जी कहते हैं कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है, तो मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए गंगा कोई हिंदू सभ्यता और हिंदू आस्था का प्रतीक नहीं है, उनके लिए सत्ता का प्रतीक है, और उसी नजरिए से देखते हैं। तो घुसपैठिया तो कहीं है नहीं, और यदि है घुसपैठिया तो मैं लोकसभा के अंदर भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद जी ने 2019 में कहा था कि मात्र 3 घुसपैठिया पाए गए, एक बंगाल में, एक गुजरात में, एक और कहीं पाए गए। झूठ बोल रहे हैं। 5 सालों के भीतर इतने घुसपैठिए आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, अमित शाह को जवाब देना होगा, जो केंद्रीय गृह मंत्री बने हुए हैं, सारा बीएसएफ उनके पास है, पूरी केंद्रीय मशीनरी उनके पास है। तो हम लोगों की समझ में नहीं आता है कि घुसपैठिए घुस कहां से आते हैं। तो यदि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से अवैध रूप से लोग बंगाल में घुसे हैं, तो इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जवाबदेह है। इसलिए बेवजह इसको वो मुद्दा न बनाए। तो मतलब घुसपैठिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं संजय शर्मा जी, आपको याद होगा 2005 में ममता बनर्जी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था और काफी गुस्से में थी वो, उन्होंने कागज भी आसन की तरफ फेंक दिया था। उन्होंने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी भी शामिल हैं, और इसको लेकर वो चाहती थी कि कार्य स्थगन प्रस्ताव आए और इस पर चर्चा हो। तो उस वक्त घुसपैठिए आ रहे थे, उसके बाद घुसपैठिए आना बंद हो गए। एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये मान के चल रही है टीएमसी। देखिए, टीएमसी का मानना यह है, एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया हुई है, टीएमसी का कहना है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जो बंगाल के नागरिक हैं, जो जेन्युइन वोटर हैं, उनमें से किसी का भी नाम नहीं कटना चाहिए। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है। एसआईआर इन्होंने की है, बिहार में भी एसआईआर की है। ये बहुत घुसपैठियों की बात करते हैं। मैं सिर्फ 2 सवाल आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से भाजपा इसका जवाब दे। ये बहुत घुसपैठिया कर रहे थे, बताइए ना बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिया निकाले? 1 नंबर 2, 2014 से केंद्रीय सत्ता में आने के बाद बांग्लादेशी और अन्य विदेशी देशों से जो हमारे यहाँ घुसपैठ करके लोग आते हैं, उनको वापस भेजने की एक प्रक्रिया रही है। ये बताया कि 2014 से आज तक केंद्र सरकार ने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाले, और साथ ही ये बताए कि उनके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कितने घुसपैठिए निकाले। दूध का दूध और पानी का पानी। प्रदीप भंडारी जी, और एक मिनट, ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। मैं एक बात बोलकर अपनी बात को मतलब विराम दूंगा। ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। असल में देश की जनता को 2014 में बहुत धोखे में रखा गया। 2014 में पब्लिक को सुन रहा था, जनता को सुन रहा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन ये लोग कह क्या रहे थे? कह रहे थे गो टू हेल, गो टू हेल। जनता को ही गलत सुन रहा था। आज आप देखिए 2014 से आज की सीना फैला लीजिए, इन्होंने देश को नर्क बना दिया। इन्होंने देश में ऐसे माहौल पैदा कर दिया। भंडारी जी, अब लोग देश छोड़कर, देश की नागरिकता छोड़कर यही चुनौती सीपीआई एमएल की तरफ से भी आई है कि बिहार में कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, कितने घुसपैठिए आपने बिहार में पकड़े, बंगाल में कितने घुसपैठिए हैं, आंकड़ा बता दीजिए। प्रत्युष जी, बिल्कुल, जो भ्रष्टाचारी है, जो देश विरोधी है, उसके लिए अच्छे दिन नहीं, उसके लिए बुरे दिन आए हैं। बिल्कुल बुरे दिन आए भ्रष्टाचारी और देश विरोधियों के लिए, जो हिंदुस्तान के स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। बीच में नहीं बोले प्रत्युष जी, मेरे को संजय जी देखिए, अभी आपने सवाल कर लिया ना, अभी आपने सवाल कर लिया, आपने कहा कि मैं जवाब चाहता हूं, तो जवाब तो ले लीजिए ना सर। प्रदीप जी जवाब देना, ये प्रदीप जी प्रलाप कर रहे हैं। प्रत्युष जी, प्रत्युष जी, बिल्कुल भ्रष्टाचारी और जो घुसपैठियों का संरक्षण करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके लिए बुरे दिन है। देश की जनता के लिए अच्छे दिन है, क्योंकि देश की जनता को सबसे कम महंगाई दर, हर व्यक्ति के खाते के अंदर पैसा डाल रहा है, और साथ में 8% ग्रोथ रेट बढ़ रही है। पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको लगता है घुसपैठिए नहीं सामने आ रहे, देखिए प्रत्युष जी, मेरा ऐसे फ्लो अगर टूटेगा तो आप इन्हीं को बुला लीजिए, टीएमसी के 2 प्रवक्ता। नहीं, आप बोले, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप बोले, प्रदीप जी आप बोले, सब सुन रहे हैं। ये देख
प्रत्युष जी, जी न्यूज की इतनी सारी रिपोर्ट्स है, मैं खुद देख रहा था आपके शो डीएनए के अंदर किस तरीके से दिखाया गया है कि हकीमपुर सीमा के अंदर बॉर्डर में जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ है, एक एक कर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो लाइन लगाए पड़े हैं कि एसआईआर के बाद हम लोग को ममता बनर्जी ने 3-3 आधार कार्ड बनवाए, अब हमको बंगाल छोड़ के बांग्लादेश वापस जाना है क्योंकि अब हमारा घुसपैठिया वोट नहीं चलेगा। तीसरी चीज अब मैं आपको बताना चाहता हूं सच्चाई, यहाँ पे 500 ऑन रिकॉर्ड 500 किलोमीटर की भूमि जो है, 500 किलोमीटर की भूमि अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? 11 साल से केंद्र सरकार लिख रही है कि दो क्योंकि इनको घुसपैठियों का संरक्षण करना है। इनकी स्थिति घुसपैठियों के संरक्षण की इस तक है कि लवली खातून, इनकी खुद की पंचायत की लीडर, एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पाई जाती है, उसका केस हाईकोर्ट पे जाता है और क्वॉश करना पड़ता है। ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ नहीं दिखा सकते। अब एक और बात आपको बताना चाहता हूं, याद करिए संदेश खाली के अंदर क्या हुआ था। जो संदेश खाली का प्राइम विटनेस था उसको ममता बनर्जी की सरकार ने मरवा दिया। प्राइम विटनेस को ये शेख शाहजहां जो ममता का गुंडा, जो तृणमूल कांग्रेस का गुंडा, इस तरीके से महाजंगल राज है कि एक प्राइम विटनेस जैसे बिहार के अंदर पहले हुआ करता था, वो कोर्ट की तरफ जा रहा था तो ममता बनर्जी के संरक्षण के अंदर गुंडों ने, ममता की सरकार के गुंडों ने प्राइम विटनेस को शेख शाहजहां केस के अंदर मरवा दिया जिससे शेख शाहजहां को नहीं हो सके। ये सच्चाई है इनकी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शादाब चौहान भी एआईएमआईएम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब चौहान जी, आज इन्होंने बंगाल पर बहस है, बंगाल पर बहस है। एआईएमआईएम ने भी पिछली बार चुनावी ताल ठोका था लेकिन सीट कुछ नहीं आई। शादाब चौहान जी, शादाब चौहान जी, बीजेपी ने तो मुद्दा सेट कर दिया है। बीजेपी कह रही है महाजंगल राज है बंगाल के अंदर, घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है टीएमसी सरकार। एआईएमआईएम किन मुद्दों को लेकर जा रही है चुनाव में? पिछली बार आपका हासिल क्या था वो भी लोगों ने देखा। नहीं, निश्चित राजनीति में पहले दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के 84 में 2 एमपीज होते थे, आज वो पहले मेजॉरिटी गवर्नमेंट में थे, अब दोबारा से माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ गए हैं। तो ये सब राजनीति में होता रहता है। लेकिन हमारा विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन लोगों की कोई बात नहीं करता है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ मुसलमान जिसको वोट डालने वाला रोबोट समझते हैं, और हमें सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेना होगा तो टीएमसी कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेना होगा तो बीजेपी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं दोनों के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करता हूं। और भारत का मुसलमान, चाहे वो बंगाली बोलता है चाहे आसामी बोलता है, जो भारत का नागरिक है उसका वोट का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। एसआईआर नागरिकता तय करने का प्रक्रिया नहीं है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, नहीं ठीक है, ये आपने कहा कि मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है एआईएमआईएम को, मैं रिजेक्ट करता हूं। ये बताइए ना कि बंगाल की जनता ने आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, सीटें क्यों नहीं दी आपको 2021 में, रिजेक्ट क्यों कर दिया? मैं आपको एक लाइन में आपको बता रहा हूं। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। लगातार संघर्ष करने, काशीराम जी ने संघर्ष किया, सत्ता हासिल की, बीजेपी ने संघर्ष किया, सत्ता हासिल की। हम लोग राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं और हमें विश्वास है इस बार एमआईएम अगर वहां हमारी पार्टी की स्टेट यूनिट और राष्ट्रीय नेतृत्व तो जो फैसला लेगा, जितनी सीट पे जैसा लड़ना नहीं लड़ना, जो फैसला लेगा वहां की जनता विश्वास करती है, सम्मान करती है। गठबंधन किसके साथ कीजिएगा? नहीं, देखिए हमारे दरवाजे सिर्फ बंगाल नहीं, हर जगह पर उन तमाम फोर्सेस के लिए खुले रहते हैं जो बीजेपी के दरवाजे खुले रहते हैं, आप दूसरे के दरवाजे में जाते हैं। लेकिन आप ये भी कह लीजिए संविधान की रक्षा के लिए मुझे किसी के दर जाना है, भारत को सुप्रीम बनाने के लिए। बिहार में आपने कोशिश की कि आरजेडी के साथ लड़े, आप नहीं लड़ पाए। 2021 में फुरफुरा शरीफ के शहजादा के साथ आपने सोचा अलायंस बनाएंगे, आप नहीं बन पाए। कोई आपको गले लगाने को तैयार नहीं है। नहीं, क्यों ऐसा? हमने कहा था ठुकरा के मेरा प्यार अंजाम देखोगे। तो आप तेजस्वी यादव देख रहे हैं हमारे साथ ठुकरा के मेरा प्यार, सत्ता में होते इंतकाम देखो, अहंकार छोड़ दो जी। बिल्कुल, मुझे आपकी बात से असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो लाइन याद आ गई जिसमें वो कह रहे हैं कि हम वो सियासत की लैला हैं जिसको चाहते तो सभी है, उसके चर्चा बहुत होते हैं लेकिन फिर उस लैला को कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। यही तो दिक्कत है। देखिए, भला तभी होगा जब हम होंगे, ये हम बता रहे हैं। बीजेपी को हमारे बगैर हराना नामुमकिन है, इन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं। लेकिन बंगाल में किससे गठबंधन होगा, ये हमारी स्टेट यूनिट। ओके, ठीक है। अबू शर्मा जी बैरिस्टर ओवैसी साहब वो यूनिट। अबू शर्मा जी, अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि हमें चुनाव में कांग्रेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, बंगाल में क्या कांग्रेस ऐसा कुछ सोच रही है क्या कि टीएमसी के साथ अलायंस कर ले, हम यहां पर अलायंस में लड़े चुनाव?
कुछ सीटें आ जाएंगी शायद। प्रत्युष जी इनसे पूछे ना, इनका भविष्य अभी ठीक है। कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? नहीं, इनके पास सिर्फ आज बीजेपी का आंकड़ा फिलहाल 35 से 40 सीट, उससे ज्यादा लाएंगे। कितना लाएंगे इसकी भविष्यवाणी नहीं है। आज ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी, अबू शर्मा जी, राहुल गांधी 95 चुनाव हारे हैं, तो इन्होंने भी 95 चुनाव हारने का प्रेडिक्शन करा था। आज ये माने, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद मानते हैं कि राहुल गांधी। नहीं, हमने वो नोट कर लिया। इन्होंने कहा कि मैंने पिछली बार प्रेडिक्शन किया था लोकसभा चुनाव में 12 सीट बीजेपी को 12 ही आई और 35 से 40 सीट हमने नोट कर लिया यहाँ पर 2025 2000 जी अभी 2026 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी के इनके मुताबिक 35 से 40। अबू शर्मा जी, परफॉर्मिंग एसेट है एकदम। क्या विचार चल रहा है क्या कांग्रेस टीएमसी गठबंधन का? एक सेकंड प्रदीप जी, मेरा सवाल अभी अबू शर्मा से। प्रदीप जी एक मिनट। अबू शर्मा जी, हाँ, क्यों मैं बोला बंगाल में 35 से 40 सीट, मैं आपको विस्तार से बता देता हूं संक्षेप में। सबसे पहले नेहरू जी का कैबिनेट देख लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। इंदिरा जी का देख लीजिए, प्रणब मुखर्जी जी, उसके बाद पीआर दास मुंशी, एवीए गनी खान चौधरी, अजीत पाजा जी, आज का ममता बनर्जी जी, सभी लोग कांग्रेस में। आज बंगाल से पिछले 10 साल इनका सरकार चला, 11 साल होते जा रहे, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देना चाह रहे अबू शर्मा जी। मैंने आपसे पूछा क्या बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं, हाँ या ना? झूठी बातें कर रही है। सुकांत मजुमदार कौन है? पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। चुप रहिए। सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए दिए थे हमने, 9 लाख करोड़ रुपए दिए थे। आप चुप रहिए, सुनिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। 10 साल के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से बंगाल के अंदर दिया। प्रदीप जी एक सेकंड, प्रदीप जी, अबू शर्मा जी, मैंने 2 बार अपना सवाल दोहरा दिया, मुझे जवाब नहीं मिला। कीमत कितना है मालूम है आपको अबू शर्मा जी? हाँ, अरे आप डॉलर में भ्रष्टाचार करते होंगे, आपको पता होगा ज्यादा। नहीं, आपको पता नहीं है डॉलर कितना गिरा है, आप पता कर लो। अबू शर्मा जी, टीएमसी कांग्रेस का अलायंस हो रहा है क्या बंगाल चुनाव में? बोलो, अधीर रंजन चौधरी को सुनो। प्रदीप भंडारी जी, आप जैसे प्रवक्ता 240 में लाया, वही प्रवक्ता 40 में भी ला देगा भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग खुश हैं। अरे भैया थोड़ा राहुल गांधी पे बोल लो, राहुल पे नहीं बोल पा रहे, राहुल पे नहीं बोल पा रहे। इतना दिन से बंगाल में है, क्यों है? आपको बंगाल में 100 दिन से प्रवास करने की क्या जरूरत है? ना आप बंगाल का भूगोल समझते हो, ना आप बंगाल का इतिहास समझते हो। आप बंगाल में, मेरा परिवार बंगाल से आता है, आप तो बहरा होते हो बंगाल के लिए, आप क्या बात करोगे? अरे शर्मा जी, आप क्या बात करोगे? आप जरा मुझे बता दो, आप जरा बताओ राहुल गांधी कौन है? क्या राहुल गांधी तो जर्मनी में बैठे ना, जर्मनी में जॉर्ज सोरोस के साथ में मिल रहे हैं ना, बंगाल के जॉर्ज सोरोस के साथ मिले, जॉर्ज सोरोस के साथ मिले। जर्मनी जाने का समय, बंगाल आने का समय नहीं है। ज्योति बाबू का मंत्री सभा में 5 मंत्री का नाम, आप क्या बताओगे बंगाल की राजनीति के बारे में? ज्योति बाबू का मंत्रिमंडल में 5 मंत्री का नाम बता दो। चलो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ज्योति बसु का मंत्रिमंडल में 5 मंत्री का नाम बता दो। आपको याद नहीं है? आपको ज्योति बाबू का कैबिनेट में 5 मंत्री याद नहीं है? आप आ गए बंगाल के बारे में चर्चा करने के लिए। आपको ज्योति बाबू कैबिनेट में 5 मंत्री का नाम याद नहीं है? आप आ गए यहाँ बंगाल के बारे में चर्चा करने। ना बंगाल का इतिहास समझते हो, ना बंगाल का भूगोल समझते हो, ना बंगाल के बारे में कोई जानकारी है, ना किसी को बोलने देते हो, राजीव रंजन, ना किसी को बोलने देते हो। राजीव रंजन जी, क्या इस चुनाव में सिर्फ दो ही मेन बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच चुनाव हो रहा है? फिर लेफ्ट और कांग्रेस का क्या होगा? एक गठबंधन में इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ। देखिए, कांग्रेस अपना वजूद तो खत्म कर लिया है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अबू शर्मा जैसे लोग अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन राहुल जी जैसे जैसे कांग्रेस में मजबूत होते चले गए, कांग्रेस सिमटती चली। अब ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, अब 1-2 राज्यों की पार्टी बच गई। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं बचा है और इसीलिए ये एवीए गनी खान चौधरी से लेकर के जो भी एक स्वर्णिम इतिहास बता रहे हो, वर्तमान यही है कि कांग्रेस का अता पता वहां नहीं है। जहां तक लेफ्ट का सवाल है, लेफ्ट का कैडर पूरी तरह से टीएमसी में समाहित हो गया है। मुकाबला टीएमसी से है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन टीएमसी के कुशासन के खिलाफ वहां जो आपने महाजंगल राज कहा है, बिल्कुल ही सही टिप्पणी है। उस महाजंगल राज के खिलाफ मतदाता गोलबंद हो रहे हैं।
घटनाएं घटती जाती है, लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ती है और इसका पूरी तरह से प्रस्फुटन आपको विधानसभा के चुनाव में दिखेगा। जिस तरह से ये जो भी बातें कह रहे हैं, बिहार में एक बात लोगों को काफी अच्छी लगी, केंद्र और राज्य में समान गठबंधन या समान पार्टी की सरकार। पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो निसंदेह उद्योग धंधे रोजगार वहां उनकी बेहतरी के लिए प्रदीप से भरपूर। प्रदीप जी, पिछले बार 2021 के चुनाव में एक पोस्टर टीएमसी का काफी चर्चा में था, एक पैर में प्लास्टर ममता दीदी के और दूसरे पैर में फुटबॉल, और उन्होंने कहा था खेला होबे, और खेला हो गया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कागज नहीं लेते। मनरेगा योजना पर उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव आया तो पैसे भेजे ना, वो भी शर्तें लगाकर कागज फाड़ दिया था सार्वजनिक मंच से ममता बनर्जी ने। और उन्होंने यह कहा कि भाजपा अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश रच रही है ताकि यहां पर चुनाव मैनेज कर सके। प्रत्युष जी, ममता बनर्जी उसी तरीके से करके अपनी खुद की नंदीग्राम की सीट हार गई थी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। आपको पता है कांग्रेस का कितना वोट शेयर आया था? 2% वोट, 2% वोट आया था कांग्रेस पार्टी का। 2% वोट है पूरे बंगाल में। 38% भारतीय जनता पार्टी का वोट है। इनको कुछ पता नहीं है। अच्छा, नंदीग्राम के अंदर ये कह रहे चुनाव खराब हुआ पूरे, और 2021 के चुनाव के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला था प्रत्युष जी? कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है, ना कि रूल ऑफ लॉ। और उसके बाद में जाके पोस्ट पोल वायलेंस जो टारगेटेड था बीजेपी वोटर्स पे और बंगाल के हिंदुओं पे, उस पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी थी। क्या प्रत्युष जी ऐसे इतनी बार ये बोलेंगे बीच में? कोई मतलब नहीं, मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा। यही गुंडागर्दी, ऐसे ही जो जंगल राज ये शो पे कर रहे हैं, वही महाजंगल राज ये बंगाल की जनता के साथ करते हैं। संजय जी अगर आप कह रहे हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम वाला जो सीट था, नंदीग्राम की सीट, उसको मैनेज कर लिया गया, तो बताइए 2024 में आपकी सीटें कैसे बढ़ गई? तो फिर आपने मैनेज कर लिया था क्या लोकसभा चुनाव? टीएमसी ने मैनेज कर लिया था, चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया था, चुनाव अधिकारियों को मैनेज कर लिया था। सत्ता में आ गए, कारण था कि जनता जाग गई, जनता ने स्वतः प्रणोदित हो। अच्छा, जब आपकी सीटें बढ़ जाए तो आप कहेंगे कि जनता जाग गई, जब आपकी सीटें घट जाए तो ईवीएम पर आप दोष मढ़ देंगे। भ्रष्टाचारी, एसके साजन भ्रष्टाचारी, अनुव्रत मंडल भ्रष्टाचारी, ज्योति प्रेम मिलक भ्रष्टाचारी, इनके सब नेताओं पे प्राइमा फेसी भ्रष्टाचार के आरोप है। तांत्रिक रूप से काम करते हैं और बंगाल की नेता की स्थिति ये है कि इनके नेता पार्था चैटर्जी को सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि प्राइमा फेसी आप करप्ट हो, भ्रष्टाचारी। बंगाल की जनता आपके झूठ को समझती है, झूठ को पकड़ती है, इसीलिए अरे बंगाल की जनता हमारे साथ है, वो जान चुकी है कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लोग बस घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, ना कि बंगाल के मामाटी मनुष्य का। इस बार ममता, इस बार तृणमूल कांग्रेस को बंगाल की जनता उखाड़ देगी। वो उन्नयन चाहती है, उन्नयन। बंगाल जो पहले 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट पे कॉन्ट्रीब्यूट करता था, आपके राज्य के अंदर लाके 5% चले जाएंगे। आपने सिर्फ अपने परिवार के लोगों की जेबें भरी है, ये आपकी सच्चाई है। चलिए, अब समय इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए।